ध्यान से देखते जाइएगा। अगर केवल हम लोग अब गणित की बात करें, तो गणित के लिए हम जो मूल रूप से हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उसको अगर आप समझें, तो हमें दो चीजों की मुख्य आवश्यकता यहाँ पर गणित को परफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए हमारे लिए आवश्यक होती है। एक तो मुझे नंबर्स की जरूरत पड़ती है, नंबर्स की जरूरत पड़ती है। नंबर्स जिसको आप संख्या कहते हैं, या आप डिजिट्स बोल सकते हैं, डिजिट्स बोल सकते हैं, जिसको आप बेसिकली यहाँ पर अंक बोल सकते हैं, प्रतीक बोल सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर बोल दीजिए। अंक बोलिए, प्रतीक बोलिए। जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी के लिए आपको ए से लेके जेड तक के लेटर्स की आवश्यकता होती है, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है। अंग्रेजी भाषा का भी इजाद किया गया होगा, खोज की गई होगी, तो पहले तो कुछ सिंबल्स जनरेट किए गए, जिन सिंबल्स का उपयोग करके आपने वर्ड्स बनाए, शब्द बनाए, शब्दों को ग्रामेटिकली अरेंज किया, सेंटेंस बना, और सेंटेंस का उपयोग करके आपस में हम बातचीत कर लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा हमारे सामने है। हिंदी भाषा भी इसी प्रकार से वर्क करती है, कोई भी भाषा इसी प्रकार से वर्क करती है। हालांकि उन भाषाओं का उपयोग करके इन गणित तरह की ऐसी जटिल जटिल विषयों को पढ़ा जाता है। आप हिंदी का उपयोग करके, अंग्रेजी का उपयोग करके मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, हर प्रकार के सब्जेक्ट्स को पढ़ करके अपनी नॉलेज में वृद्धि करते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं। दूसरी जो आवश्यकता हमारे पास है वो ऑपरेटर्स की है। ऑपरेटर्स की है, ऑपरेटर्स मतलब चिन्ह की है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर लेटर्स अर्थात यहाँ पे डिजिट्स की बात करें, तो डिजिट्स हमारे पास कुल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। मतलब इनकी मदद से ही पूरी मैथ डेवलप की जाती है। चिन्ह की बात करें तो आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशियो, अलग अलग प्रकार के हमारे पास चिन्ह हैं, जिन चिन्हों का उपयोग करके हम लोग गणित का उपयोग अपनी लाइफ में करते हैं। अब बात वही आकर के सामने आई है आपके सामने, ठीक है। हाँ, बात वही होकर सामने हमारे पास आ रही है कि आप बस प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। थोड़ा समस्या आपके सामने अभी शुरुआत में अपने को एडजस्ट करने में आएगी, लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़िया रिदम बनेगा कि आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। आज मतलब अगर देखा जाए तो टॉपिक पहला है, एक प्रकार से पहले दिन गणित को आप लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा हो सकता है, सैद्धांतिक भी होगी, व्यवहारिक भी होगी, अ, आध्यात्मिक भी होगी, और एक दूसरे से आपस में बातचीत का कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन हम धीरे धीरे गणित को टच कर जाएंगे। मैंने शुरू से बताया कि हम कॉन्सेप्चुअल बात करने जा रहे हैं, तो आपकी नब्ज में, आपके जहन में बातें चली जाए, इसलिए मेरा व्यवहार, मेरा जो अप्रोच होगा वो पूरी तरह से चीजों को एक शुरू के थीम के साथ आपके अंदर डालने का रहेगा, और कोशिश यही रहेगी कि आपको हर चीज यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो गणित मेनली हमने कहा कि दो चीजों से मिलकर बनता है। जैसे कि आप ऐसे समझिए, आपसे मैं कह दूं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सपोज करिए आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। तो जाहिर सी बात है, इंग्लिश को ऐसे तो कहीं से जन के बन के आई नहीं। इंग्लिश कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है डेवलप किया होगा, किसी ने इसके रूपरेखा को जनरेट किया होगा। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जो चीजों को मैनेज करता होगा। इसमें कोई उतार चढ़ाव, भेद, फर्क आते होंगे, तो उसको डेवलप, उसको क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता होगा। ठीक है, ऐसा होता होगा। जैसे साइंस की तमाम सारी गतिविधियों को मैनेज करने के अलग अलग रिसोर्सेस है, अलग अलग ब्रांचेस है, जहाँ पे साइंस की हर एक्टिविटी कोऑर्डिनेट की जाती है। पीरियोडिक टेबल को मैनेज किया जाता है, मेजरमेंट यूनिट्स मैनेज की जाती है। जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, अगर हमें 1 मीटर की बात करनी है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो आप कहते हैं कि 1 मीटर वह लेंथ है। बेसिकली जो पेरिस में सेब्रे शहर है, वहाँ पे इंटरनेशनल मेजरमेंट ब्यूरो है, जहाँ पे एक प्लेटिनम इरेडियम की राड रखी गई है। उसमें एक मार्क लगा है, चिन्ह लगा है, जो कि 1 मीटर कहलाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है। 70% प्लेटिनम, 30% इरेडियम होता है, जिनकी मदद से, जिनका उपयोग करके उस राड को फिक्स कर दिया गया। पूरी दुनिया में जब भी 1 मीटर का मेजरमेंट होता है, तो उसी राड के भरोसे ही किया जाता है। ऐसे वहां पर एक बाट रखा गया जिसको 1 किलोग्राम कहते हैं। उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन आएगा तो पूरे विश्व में हर जगह पे कुछ ना कुछ वेट में परिवर्तन आएगा। तो मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, एक सेंट्रल अप्रोच से, मतलब कहीं एक ऐसी जगह है जहां पे हर चीज कोऑर्डिनेट की जाती है। ऐसे क्रिकेट होता है तो सारी गतिविधियां कौन मैनेज करता है? आईसीसी करता है। मतलब एक सुपर पावर किसी को दी जाती है कोई भी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। आपके घर में भी आपके दादाजी, आपके पिताजी जो मेन रोल में होते होंगे, उनके बगैर आप कुछ जो है निकल नहीं सकते होंगे। घर से निकलना होगा तो पूछना पड़ता होगा कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा खेलने या पढ़ने, बिना पूछे नहीं निकल सकते। तो मतलब कोऑर्डिनेशन किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, किसी एक यूनिट के हाथ में होता है, किसी एक सिस्टम के हाथ में होता है। ऐसे ही गणित की भी बहुत सारी गतिविधियां हम लोग यहाँ पर अपडेटेड रूप में देखते हैं आज की डेट में।
जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, गणित का उपयोग और व्यापक हो रहा है, मैथ्स और आपके लिए क्रिएटिव हो रहा है, बहुत यूजफुल हो रहा है। जब हम गणित को शुरुआती दौर में पढ़ा करते थे, आप पूछिएगा कभी भी अपने पेरेंट्स से, अगर आपके पिताजी की एज लगभग 50, 55, 60 की होगी, तो उनसे पूछिएगा 12th में क्या मैथ पढ़ाई जाती थी। जो आज एलिमेंट्री पढ़ते हैं आप लोग 10th लेवल में, उस समय 12th में पढ़ाया जाता था। तो विकास हुआ, चीजें ज्यादा क्रिएट हुई। अब धीरे धीरे आप देखिए 10th लेवल पर भी ऐसी मैथ्स आ गई है जो कि आज के 15-20 साल पहले 12th में पढ़ाई जाती थी। मतलब काफी स्टैंडर्ड में डेली का डेली अपडेट होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है, लोगों के अंदर अच्छी क्रिएटिविटी, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे क्रिएटिव हो रहे हैं। सब कुछ अगर देखा जाए तो गणित की वजह से हो पा रहा है। गणित के अंदर के इन अपडेट्स को भी मैनेज करने के लिए गणित का भी एक सुपर पावर होता है, एक सुपरविजन करने वाली एक बॉडी होती है जो कि पूरी तरह से गणित की हर एक्टिविटीज को मैनेज करती है। जब जरूरत पड़ती है कंप्यूटर में, तो गणित की उस लैंग्वेज को, उस भाषा को कंप्यूटर में प्रोवाइड कर देता है, उनके टर्म्स को। जब जरूरत पड़ती है सुपर कंप्यूटर में, नई नई टेक्नोलॉजीज में, तो वहां पर अपने अपने सिंबल्स का वो इनहेंसमेंट करके प्रोवाइड कर देती है। तो इसलिए गणित का उपयोग बड़ा व्यापक हो चुका है। इसलिए गणित की भी हर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने विज्ञान की एक्टिविटी मैनेज करने के लिए मैंने बताया कि एक बॉडी है, साइंस की एक्टिविटी, इंग्लिश की एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए आप देखते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज अलग तरह से पढ़ी जाती है, अमेरिकन अलग से पढ़ी जाती है, इंडियन अलग तरह से पढ़ी जाती है। अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करने का एक कोऑर्डिनेशन होता है। उसी प्रकार से हम अगर मैथ का उपयोग इतना व्यापक देख पा रहे हैं, तो गणित को भी समझने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, और उसी सिस्टम को आप क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को आप नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हम गणित का मतलब ही नंबर है। बिना नंबर के कोई गणित नहीं है ना, बिना अल्फाबेट के कोई अंग्रेजी नहीं है, बिना स्वर व्यंजन के कोई हिंदी नहीं है। उसी प्रकार से बिना नंबर के कोई गणित नहीं है। मतलब गणित को अप्लाई ही तभी कर पाएंगे जब नंबर का ज्ञान होगा। तो नंबर को मैनेज करने के लिए, नंबर के कोऑर्डिनेशन के लिए आपको उसके एक सिस्टम की आवश्यकता होगी, जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए इसको हम संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि संख्या पद्धति जो एक्चुअली संख्या के स्वरूप को दर्शाता है। अगर मैं कहूं तो पूरे पूरे सेशन तक, मतलब अंत तक मैं संख्या पद्धति ही पढ़ाऊं, और ये कभी खत्म नहीं होगा। संख्या पद्धति को हम लोग यहाँ पर उसके व्यवहार से लेके उपयोग तक हमने कैटेगराइज कर रखा है, और साथ साथ हमने अपनी कम्पिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको डिवाइड भी कर रखा है। कंपटीशन में जो जो हमारी आवश्यकता है उसको हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उसके पहले आप जानिए ये करता क्या है। ये संख्याओं को डेवलप करता है। संख्याओं को डेवलप करना मतलब संख्याओं की एक्टिविटी को, संख्याओं को सबसे पहले प्रोवाइड करता है, संख्याओं की एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है, फिर उनसे संबंधित क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर इस पे पढ़नी होती है, इस पर मैं स्पष्ट करता हूँ, बातें बताता हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज हम लोग एक ऐसे लेवल पर पहुंच पाएंगे जहां से चीजें शुरू होंगी, समझ रहे ना। तो वो सब बातें आप आज की डेट में यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हमें पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहीं से गणित की बुनियाद डेवलप होती है, यहीं से नींव बनती है, यहीं से शुरुआत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गणित जो है अब हमें हमारे पर्सनल, जैसे हम लोग जो मैनेज करते हैं, हम लोग जो उपयोग करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर और ब्रॉड लेवल पर यूज किया जाने लगा है। जैसे आप ऐसे समझिए, हमें कुछ अलग अलग प्रणाली या पद्धति दी गई पढ़ने के लिए, इसको कैटेगराइज अगर करें तो इसमें एक सबसे पहली कैटेगरी बनती है डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम की, जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में दशमलविक लविक संख्या प्रणाली, दशमलविक संख्या प्रणाली। दूसरा आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, अंग्रेजी में इसको द्विआधारी संख्या प्रणाली हिंदी में कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम सुना होगा आपने, ऑक्टल नंबर सिस्टम सुना होगा, इसको आप अष्टाधारी कहते हैं। इसके बाद अगर सोचा जाए तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सुना होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सुना होगा। इसको आप लोग यहाँ पर 16 बेस्ड, यहाँ पर नंबर 16 बेस्ड नंबर कहते हैं। आमतौर पर अगर सोचा जाए तो आप इतना मान के चलिए कि हमारी जो संख्या पद्धति होती है कुछ सिंबल अर्थात प्रतीक पर निर्भर करती है, और उन्हीं सिंबल के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर बनाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। सिंबल में अगर सोचिए तो आपके पास कुल मिला के 0 से लेकर 9, मतलब कुल मिला के अगर जनरल बात किया जाए तो 10 सिंबल होते हैं, जिनकी मदद से ही मैथ का इन्वेंशन किया जाता है, मैथ का उपयोग किया जाता है।
10 के अलावा और किसी का उपयोग आप अपनी लाइफ में नहीं देखते हैं। जैसे अगर आप अंग्रेजी में A से Z देखते हैं, उसी प्रकार गणित में आप 0 से लेके 9 अर्थात कुल 10 सिंबल का उपयोग करते हैं। बात समझते चलिएगा। हमने इन सभी 10 सिंबल को उठा के किसको दे दिया? डेसिमल नंबर सिस्टम को। मतलब इसके पास कुल मिला के 0 से लेकर के 9 तक के, ये देखिए 0 से 9 तक के सिंबल्स होते हैं। जैसे आपने इन्हीं का ही उपयोग आपने देखा होगा कि आप अगर जैसे 0 से 9 तक जाएंगे, 9 के बाद आप 9 तक जाने का मतलब आप एक डिजिट का उपयोग करते हैं। मतलब कुल 10 सिंबल एक डिजिट के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके बाद अगर 11वां सिंबल आपको लिखना होता है तो आप एक के बाद 0 लगाते हैं, एक के बाद 1 लगाते हैं, कॉन्केटेशन करते चले जाते हैं। 2 डिजिट की संख्याएं बनती है और 99 तक बनाई जा सकती हैं। फिर एक के बाद 2 0 लगाते हैं, 3 डिजिट की संख्या की शुरुआत होती है और वहां से बढ़ते बढ़ते आप 999 तक पहुंचते हैं तो 3 डिजिट की सभी संख्याएं बनती हैं। फिर इसी प्रकार से 4 डिजिट की संख्या, 5 डिजिट की संख्या। तो संख्याएं फिलहाल 0 से 9 के उपयोग से बनती है, लेकिन डिजिट्स बढ़ते चले जाते हैं और इतने हो सकते हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें से ही कुछ को लेकर के एक नई चीज का क्रिएशन शुरू किया गया। मतलब अब यहां से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि इस समय क्योंकि यहाँ पर 10 सिंबल हैं, 10 की मदद से इस सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाता है, इसलिए इसका बेस अगर सोचा जाए तो इसका बेस 10 हो जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि 10 पर आधारित संख्याओं का मतलब जैसे अगर लॉग पढ़ा होगा आपने तो 10 बाय डिफॉल्ट बेस माना जाता है, आपने देखा होगा। इसलिए क्योंकि 10 ही सिंबल्स हमारे पास टोटल होते हैं, 10 सिंबल की मदद से ही इन सभी संख्याओं का डेवलपमेंट आप करते हैं। इसलिए जो हम संख्याओं का उपयोग करते हैं उनमें हम 10 बाय डिफॉल्ट आधार माना करते हैं, बेस हम लोग हमेशा 10 मानते थे। इसलिए आपका जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बढ़ता है तो 10 के ही ऊपर डिपेंडेंट होके आगे बढ़ता है। अब कुछ और बातें चलिए। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा क्या है आप उसको भी समझिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली इनमें से जब इतनी क्रिटिकलिटी बढ़ी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमारे लेवल की नहीं हो पा रही थी, हम नहीं उसको सोच पा रहे थे, तो बाद में कंप्यूटर आया। एक समय के बाद जब कंप्यूटर आकर के उसने इतनी हलचल मचा दी, चारों तरफ इतना उसका उपयोग दिखा, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर आज की डेट में कितना कॉमन और यूजफुल हो चुका है हमारे लिए। हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा मेमोरी उसके पास है, हमसे ज्यादा वर्सेटाइल है, हमसे ज्यादा एक्टिव है, हर गतिविधि हमारी वो कोऑर्डिनेट कर लेता है। इवन आप उसमें छपे हैं। कंप्यूटर मोबाइल जो आज के हाथ में, आज की डेट में, आज की जनरेशन के पास है, आप उसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं। आपका अस्तित्व ही वही हो चुका है, आपकी हर एक्टिविटी वही वॉच कर रहा है, आपने देखा होगा। मतलब उसके पास इतना सेंस है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को जिस भाषा में वो समझता है, चीजों को बात करता है, पढ़ता है, उसके लिए हमने उसको केवल 2 सिंबल दे दिए, जिसमें एक का नाम 0 है, दूसरे का नाम 1 है। आपने देखा होगा इन 2 सिंबल का उपयोग बड़ा उपयोगी होता है। इनको आइडेंटिटी नंबर भी कहते हैं। अगर संख्याओं में जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ये भाज्य अभाज्य नहीं होते हैं, ये एकल नंबर जैसे आइडेंटिटी नंबर, ये तत्समक नंबर होते हैं। एक 0 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाता है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाता है, और मतलब एडिटिव मतलब योगात्मक तत्समक बन जाता है, और जो एक होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अर्थात गुणात्मक तत्समक बन जाता है। 0 और 1 बाइनरी नंबर कहलाते हैं। अर्थात अगर हम बाइनरी की बात करते हैं जो कंप्यूटर समझता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड में अपनी भाषा में चीजों को लिखते हैं। आप मोबाइल में जब टाइप करते हैं हेलो हाय किसी को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिवाली मैसेजेस, होली मैसेजेस आप देते हैं, तो आप अपनी भाषा में लिखते हैं बढ़िया बढ़िया सिंबल लगा के। बट कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। जब आप उसको अपनी भाषा में लिख के देते हैं तो वह उस सबको कोड उसको उसका कन्वर्जन जो है 0 1 के फॉर्म में करता है। 0 1 के फॉर्म में वह करता है। अब मान लीजिए अगर उसको किसी दूसरे मतलब जैसे अब आप समझिए, आप वो अपने भाषा में सीखता है, जानता है, फिर अपनी भाषा से अगले के पास फिर से उसके डिवाइस में जाता है तो उसकी ही भाषा में जाता है, वहां से फिर अगले के यूजर के भाषा में कन्वर्ट होकर के उसके सामने अपीयर हो जाता है। मतलब कई गतिविधियां होती है उसमें, सारी एक्टिविटी वो अपनी भाषा में करता है। सारा ऑपरेशन जब कैलकुलेटर में आप कोई डिजिट टाइप करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो हमारी भाषा में हम लिखते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, अपनी भाषा में प्रोसेस करता है, फिर हमारी भाषा में प्रेजेंट कर देता है। जैसे जब मोदी जी जाते हैं किसी देश में, रसिया में, चाइना में, कहीं किसी देश में जाते हैं, अमेरिका में, तो उनको हिंदी के अलावा अंग्रेजी थोड़ी आती है या उनकी लैंग्वेज थोड़ी आती है। बट वहां पे एक ट्रांसलेटर, कन्वर्टर बैठा रहता है। वो बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन अगले को सुनाई पड़ता है उनकी भाषा में। तो वहां पे एक कन्वर्टर होता है जो कि चीजों को कन्वर्ट कर देता है। मतलब इनके पास कुल मिला के 2 ही सिंबल होते हैं और ये 2 सिंबल की मदद से ही सब कुछ डेवलप कर देते हैं। 2 ही सिंबल इनके पास होते हैं, इसलिए इनका आधार 2 होता है। और सोचिए कितना, जैसे कहते हैं नहीं, एक बात आपने एक बात आपने सुनी होगी क्या, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन।
लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन, सुना होगा। हालांकि ये जोक सपाट की बात है। मोर नॉलेज मतलब मोर नॉलेज होना चाहिए, लेस नॉलेज नहीं होना चाहिए। लेकिन मजाक में लोग कहते हैं मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन। जब हमारे पास 10 सिंबल थे तो हम बड़े कंफ्यूज थे, हमारी उतनी फेयर्ट नहीं थी, हमारी उतनी क्षमता नहीं थी। आज जिस कंप्यूटर को हमने अपने 2 सिंबल दे दिए, वो बहुत हमारे सामने पावरफुल बन के आ गया है, बहुत ही क्रिएटिव बनकर आ गया है। उसके पास खूब सारी टेक्निकलिटी बनकर आ गई है। दो ही जो है, कैसे समझिए, 2 ही सिंबल की मदद से वो हमसे ज्यादा पावरफुल, हमसे ज्यादा मेमोरी वाला, हमसे ज्यादा वर्सेटाइल, हमसे ज्यादा एक्टिव, हमसे ज्यादा इफेक्टिव बन गया है। आप आज की डेट में गूगल पे कुछ चीजें सर्च कर लीजिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपको बिलीव ना हो, एक ही आईडी से आपने अपनी लॉगिन करा रखा है फोन में, बड़े बड़े जो फोन आपके 20,000 25,000 40,000 50,000 के आ रहे हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए, फेसबुक पे जाइए, उसी तरह का ऐड आपको दिखने लगेगा, दिखता होगा। फेसबुक पे कोई चीज आपने एक जगह स्क्रॉलिंग करके कोई ऐड को आपने एक बार देख लिया, अब आगे बढ़ते जाइए, उसी प्रकार का ऐड आपको मिलता चला जाएगा। इतना सेंस उसको होता है, सोचिए इतना सेंस हमारे पास होता है नहीं। इवन फेसबुक ही नहीं, आप व्हाट्सएप पे चले जाइए या कहीं भी अलग अलग चले, यूट्यूब पे चले जाइए, उसी तरह का ऐड आपको दिखने लगेगा। एक बार आप स्क्रॉल करके वहीं पे रुक जाइए, उसी तरह का ऐड आपको नीचे दिखना शुरू कर जाएगा। इतना सेंस उसको होता है, समझ रहे हैं ना, हर जगह ऐसे होता है। लेकिन क्या हम आप ऐसा सोच पाते हैं, ऐसा सोच पाते हैं? पति पत्नी की शादी हो जाती है, 10-10 साल रह लेते हैं साथ में, तब भी उनको पता नहीं होता है कि कितना नमक उसे पसंद है, कितना नमक नहीं पसंद है, कैसी दाल उन्हें पसंद है, कैसी नहीं पसंद है। हमारी लॉजिकल पावर उतनी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की लॉजिकल पावर इतनी ज्यादा है। हम आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं और उनको लगता है कि जो है सही नहीं होगा। आप लोग भी इस अनुभव में होंगे, तो मुझे तो यही मेरा बताना था कि कंप्यूटर हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम लोग भूल जाते हैं। हमसे कोई सुबह कोई बात कहे कि इनके साथ इस तरह की कोई बात थी, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए, शाम को फोन कर रहा है, उसकी बात हो गई, अरे कौन सी बात, याद ही नहीं आ रहा है, मतलब सुबह से शाम में हम खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो फिलहाल कंप्यूटर हमसे ज्यादा सोच वाला हो गया है, ठीक है। तो बात हो गई बाइनरी नंबर सिस्टम में, जिसमें 0 से लेके 1 तक का उपयोग किया जाता है, अर्थात 2 सिंबल का उपयोग किया जाता है। यस। तीसरी बात अगर हम लोग करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की, आप ध्यान से देखिएगा, हमारे बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि हम एक ही बिल्डिंग में, कभी कभी आज देख रहे हैं, आज की डेट में हर घर में वाईफाई लग गया है। आप घर में रहते हैं, आपका टीवी फोन सब कुछ एक वाईफाई से कनेक्टेड है। ऑफिसेस जो होते हैं वो 4-5 फ्लोर के होते हैं, लेकिन एक ही कनेक्टिविटी में सब लोग रहते हैं, गार्ड से लेकर के ओनर तक के पास एक ही सिस्टम का नंबर होता है, और हर तरह की चीजें एक नेटवर्क में बधी होती है, एक जाल में बधी होती है। इस प्रकार की जो कि एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, एक सिस्टम, एक फर्म को मैनेज करने के लिए आवश्यक नेटवर्क जहाँ पे हमें अप्लाइड होता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, वहां हम एक नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं, इन्हीं में से 0 से लेकर 7 तक का उपयोग किया जाता है। अब ये सब चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षा में ये सब चीजें आज की डेट में पूछी जाने लगी हैं, ठीक है। अब आप समझिए 0 से लेके 7 तक, अर्थात कुल मिला के 8 सिंबल का उपयोग किया जाता है। फिर इसी प्रकार से हमने कहा कि एक और सिस्टम है, जैसे आप आज की डेट में मेलबर्न में मैच हो रहा है, पर्थ में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, और घर पे बैठ के आप मैच देख लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि 2 दिन तक भारत में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, इस जिलों में होगी कि नहीं होगी, इस बार क्या कैसे होने वाला है, मतलब मौसम की जानकारी हो जाती है, सैटेलाइट के बारे में पता चल जाता है, सैटेलाइट कहाँ पे है, उसके थ्रू हम दूरदर्शन पे बैठ के, न्यूज पे बैठ के सारी चीजें देख लेते हैं। यही मोबाइल पे ही आपकी पूरी दुनिया बसी हुई है। तो ये सब चीजें तभी संभव थी जब हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर आया, जिस सुपर कंप्यूटर के पास बहुत बड़ी पावर है, और उस पावर में 0 से लेकर के 9 तक का पूरा सिंबल ये उपयोग में लाता है, साथ साथ अल्फाबेट का उपयोग करता है, ए से लेके अब तक, मतलब कुल मिला के 16 सिंबल होते हैं। इस तरह से गणित का उपयोग इस तरह से व्यापक किया जाने लगा है। लेकिन ये व्यापक और ये प्रोसेस हम तभी समझ पाएंगे जब हमें अपनी वास्तविकता का नॉलेज हो, जब हमें अपनी चीजें पता हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम दुनिया में कहीं रहें, किसी भी व्यवहार में रहें, हर जगह पर हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, दशमलविक संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं, और उसी प्रणाली को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आपकी अपनी कॉपी में अब हेडिंग होनी चाहिए डेसिमल नंबर सिस्टम, ध्यान से देखिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको आप कहते हैं दशमलविक संख्या प्रणाली, दशमलविक दशमलविक संख्या प्रणाली, ठीक है।
दशमलविक संख्या प्रणाली। अब आप कुछ बातें समझिए यहाँ पर। दशमलविक संख्या प्रणाली बेसिकली है क्या, इसको खूब क्लियर करते चलिए आप लोग। हमारे द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रणाली जिसका उपयोग करके हम गणित की तमाम सारी चीजों को समझ पाते हैं, गणित का सेंस नॉलेज हम गैदर कर पाते हैं, उस प्रणाली का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब जिस पद्धति को हम लोग उपयोग में लाते हैं, जिस सिस्टम का उपयोग हम लोग करते हैं गणित में, उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलविक संख्या प्रणाली। जिस प्रणाली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 10 सिंबल मतलब 10 प्रतीक का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको अभी भी बताया मैंने, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम 10 सिंबल का प्रयोग करते हैं, अर्थात 10 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अब अगर आप 10 प्रतीक का प्रयोग करते हैं तो हमारे इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं का आधार क्या होता है? आधार हो जाता है 10। हमारी इन संख्याओं का आधार हो जाता है 10। अब मुझे एक बात आप बताइए थोड़ा सा, कि अगर आधार हमारा 10 होता है, बेस हमारा 10 होता है, हम इसको समझेंगे कैसे बेस 10 होता है? आप कोई भी संख्या जो लिखते हैं, समझते हैं, थोड़ा समझिए उसको, आप वहां से आधार को क्लियर कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको मैं कह रहा हूं कि लिखिए 5, 2, 3, 4, मैंने लिखा। आप लिखने को तो इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन अगर आपको जब प्लेस वैल्यूज निर्धारित करना होता है तो आप इधर से पढ़ते हैं। इधर से पढ़ते हैं कि नहीं, आपको याद होगा। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई ना। इसको बोलेंगे टेंस, टेंस मतलब दहाई, दहाई बोलते हैं। फिर इसको बोलेंगे सैकड़ा, सैकड़ा। इसको बोलेंगे हजार। और ये चलता कैसे पता है? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। 10 ही क्यों? 10 ही इसलिए क्योंकि 10 ही आधार होता है। हमारी संख्याओं का आधार 10 होता है, इसलिए हम 10 का उपयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा, हम क्योंकि 10 सिंबल का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारी सभी संख्याओं का आधार 10 होता है बाय डिफॉल्ट। कंप्यूटर का आधार 2 होता है क्योंकि 2 सिंबल का उपयोग करता है, ठीक है। ऑक्टल का आधार क्या होता है? 8 होता है क्योंकि वो 8 सिंबल का उपयोग करता है। जितने का उपयोग करके आप किसी चीज को क्रिएट करते हैं वही उसका आधार होता है। हिंदी का आधार आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी का आधार आप समझ सकते हैं। जितने स्वर व्यंजन का उपयोग करके हिंदी अंग्रेजी के लेटर्स दिए जाते हैं हमें, वही उसका आधार होता है। कोई भी चीज का आधार डिपेंड करता है कि हम उस चीज के लिए, उस प्रोसेस के लिए हम कितने टर्म का, कितने फैक्ट्स का, कितने तथ्यों का उपयोग कर रहे हैं, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, वही उसका आधार होता है। जैसे हम किसी घर में रहते हैं, 3 कमरे हैं, तो वही हमारा आधार है, वही हमारा आपका रूट है। आपके परिवार में जो सदस्य है वही आपके बेस है। तो कहने का सेंस यही है कि आधार हमेशा आपकी जो मूल है, जो मतलब जो आपका बेस है, बेसिकली वो आपकी पावर होती है, वो आपकी शक्ति होती है, जितने का आप उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो आधार यहाँ पर क्या होता है? किसी संख्या का 10 होता है। फिर आगे सुनते जाइएगा। आधार 10 होता है, और अगर हम कोई संख्या लिखते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत, किसी भी संख्या का अगर हम लोग यहाँ पर किसी संख्या की राइटिंग करते हैं तो संख्या फिलहाल 2 भागों में बढ़ जाती है। एक संख्या का इंटीजर भाग होता है, ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, जिसको आप उस संख्या का पूर्णांक भाग कहते हैं। और एक संख्या का फ्रैक्शनल भाग होता है, फ्रैक्शनल अर्थात उसको हम कहते हैं भिन्नात्मक भाग। एक संख्या का इंटीजर होगा जिसको हम पूर्णांक भाग कहते हैं, एक संख्या का, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 100 लिख कर दिखाइए, तो आपने ऐसे लिख दिया और इसमें कोई गलती नहीं है। बट नियमतः यहाँ पर यह 100 जो है एक्चुअली लिखना ऐसे चाहिए, क्योंकि आप देखिए बैंक में जब एंट्री होती है पासबुक की तो ऐसे कुछ लिखा जाता है, पॉइंट 00 करके बताया जाता है। और वैसे भी दशमलव का उपयोग आप समझिए ना, दशमलविक संख्या प्रणाली 10 का उपयोग ऐसे ही समझ में आ रहा है। दशमलव का सेंस हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। दशमलव जहां लगा रहता है उसके पहले का भाग पूर्णांक होता है, ठीक है, और उसके बाद का भाग जो होता है वो भिन्न होता है, अर्थात फ्रैक्शन होता है। दशमलव के पहले का भाग पूर्णांक होता है, दशमलव के बाद का भाग भिन्न होता है। दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याएं होती हैं, अर्थात जो भिन्नात्मक भाग होते हैं, वो सदैव 1 से छोटे होते हैं, सदैव 1 से छोटे होते हैं, क्योंकि 1 हो जाने का मतलब वो तुरंत उसको 1 बढ़ा सकते हैं, समझ रहे ना, 101 बना देंगे। तो मतलब संख्याएं हमें कभी कभी प्योरली इंटीजर मिलती हैं, पूर्णता भिन्न मिलती हैं, सॉरी पूर्णता पूर्णांक मिलती है, या कभी कभी प्योरली फ्रैक्शन मिलती है, पूर्णता भिन्न मिलती है, या कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 0.125, अभी आप देखिए तो यह संख्या क्या है? प्योर फ्रैक्शन है, मतलब पूरी तरह से भिन्न है। तो आप यहाँ पर क्योंकि भिन्नात्मक भाग देख रहे हैं, पूर्णांक भाग शून्य है।
अब अगर आपने प्रॉपर लिख दिया, देखिए 100.125, अब यह प्रॉपर संख्या जिसमें पूर्णांक भी है, भिन्न भी है। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हम दशमलविक संख्या प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को जब प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, तो वह संख्या पूर्णांक और भिन्न दोनों रूपों में यहाँ पर बट जाएगी। उसके आधार पर इन चीजों को लिखा जाएगा। आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी तक आपको बता दिया है। ये क्लियर हो चुका होगा सबको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मतलब कुल मिला के जिस प्रणाली को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रणाली के अंतर्गत हमें दो तीन बातें यहाँ पर खूब अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ये तो हो गया एक प्रकार से रिव्यू, जैसे कि जो संख्या प्रणाली आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में छोटी छोटी यहाँ पर जानकारियां हो गई। अब इन संख्याओं को हम कैसे क्या क्या करेंगे इनके अंतर्गत, भाई देखो क्या क्या बातें आज सीखा आपने। आपने सीखा कि हम गणित पढ़ रहे हैं, गणित में हमें अंक की संख्या की आवश्यकता होती है। संख्या को बनाने के लिए, संख्या को मैनेज करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता होती है। वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम अपने आप को पहले कैटेगराइज करता है। पहले कुछ चीजें वो बेस लेता है, उनको लेके कैटेगराइज करता है चार भागों में। चार भागों में जब कैटेगराइज हो जाता है तो हमसे कहता है कि भैया आप पढ़ने के लिए इसको पढ़ो। ठीक है, इन्हीं को जब पढ़ लेना तो आगे चल करके चीजें आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो हमने कहा कि अच्छा जिनको आपको पढ़ाना है हमें, उनके बारे में कुछ हमें जानकारी छोटी छोटी दे दीजिए। तो उसने हमें तीन बातें बता दी कि इनका बेस क्या होता है, इनके अंतर्गत कौन कौन से सिंबल आते हैं और इन्हें लिखा कैसे जाता है। अब आपकी जरूरत क्या है उसको समझिए कि आपको इस प्रणाली के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। थोड़ा सा ये जान लेना आवश्यक है और आज नोट कर लीजिएगा पढ़ना क्या क्या है। जब हम इसको पॉइंट किए रहेंगे तो हमें हर बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हमें अपनी कंपटीशन जो भी आप देंगे, जो भी आप देंगे, क्लियर मान के चलिए, चाहे जिस प्रकार का कम्पिटिटिव आप एग्जाम देंगे, हर जगह पर ये उपयोगी बातें आपको नजर आएंगी। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो संख्या, वो आपको टाइटल में लिखता चला जाएगा। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आगे, और अपनी कॉपी में भी आपको हेडिंग बनाते चले जाना। अब 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट जब मैं लिखूंगा, यही आपको अगले कुछ दिनों में पढ़ना होगा मेरे साथ, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं कैसे कराऊंगा, क्या क्या चीजें लूंगा, ये सब बता दूंगा। तो जरूरी होता है कि आपने आज चीजें समझ ली। अब उसके अंतर्गत हमें क्या एक्टिविटीज है, इसको आपको नोट भी करना है। कोई भी चीज मिस होगी तो आप मेरे से बोल सकते हैं कि सर ये भी मिस हुआ है। ये बहुत जरूरी होता है। हो सकता है मेरे से अगर कुछ मिस हो जाएगा तो मैं 100% कंफर्म कर दूंगा कि मेरे को बताना भी है। इसको आप थोड़ा सा वेट कर लो, इसको आपको कंफर्म करके चलूंगा। आइए सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो संख्या प्रणाली हम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उनमें हमें क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का, एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी मैं ये भी कर सकता था कि हम सीधा आ जाते आपको और हम आपको कुछ ट्रिक्स, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग, ये सब चीजें बताना शुरू कर दे, मतलब कैलकुलेशन बताना शुरू कर दे। लेकिन पहले सोचना चाहिए कैलकुलेशन किसके ऊपर। कभी भी शुरुआत में कैलकुलेशन नहीं पढ़ना चाहिए। पहले फैक्ट समझना चाहिए। नंबर्स जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, ये तो वही बात हो जाती है। कभी कभी हम लोग के सामने चैलेंज आते हैं कि सर कुछ लोग तो पहुंचते ही जोड़ घटाओ इतनी आसान चीजें ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट बताने लगते हैं। तो कोई पेशेंट, हाँ, सीधा ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाता है। पहले उसकी पूरी जांच होती है। पहले हर चीज को क्लासिफाई किया जाता है कि क्या होगा, कैसी संभावना है, क्या होगा। ओटी में जाने से पहले आपको हर बात को डॉक्टर को समझाना पड़ेगा। ऐसे ही हम आपको सीधा कैलकुलेशन में नहीं ले जा सकते हैं। कैलकुलेशन में ले जाने से पहले जिसके ऊपर कैलकुलेशन करना है उसको खूब अच्छे से सीख लीजिए, जान लीजिए। जब ये आप जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप कैलकुलेशन में जाइएगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, अर्थात जिन संख्याओं को आप पढ़ेंगे उनको हम वर्गीकृत कैसे करेंगे, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम उनका नामकरण करेंगे, कैसे हम उनको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर उस पर प्रश्न 1-2 नंबर का बना तो कैसे हम उसका उत्तर दे पाएंगे। और इसमें आप कई नई चीजें देखेंगे जब आप आपसे पढ़ना शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन करना होगा, नंबर का प्रदर्शन करना होगा। नंबर को कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं किसी के सामने। प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं को प्रदर्शित करना, संख्याओं को प्रदर्शित करना, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, संख्याओं को प्रेजेंट करना, कि हम किसी के सामने संख्याओं को प्रदर्शित कर पाए, प्रेजेंट कर पाए, उसको बता सके कि संख्याएं क्या हैं, कैसे हैं। इसके बाद इसमें हम जो अगला पार्ट पढ़ेंगे, इसी प्रेजेंटेशन का ही अगला भाग रहेगा, प्लेस एंड फेस वैल्यू। प्लेस एंड फेस वैल्यू,
प्लेस एंड फेस वैल्यू अर्थात स्थानीय और जातीय मान, स्थानीय और जातीय मान, स्थानीय और जातीय मान, ठीक है, प्लेस एंड फेस वैल्यू। तीसरी बात हो गई, इतना आपको समझ में आया होगा, स्थानीय और जातीय मान। तीसरा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका उपयोग बहुत है आगे, डिविजिबिलिटी रूल का, जिसको आप कहते हैं भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम। भाज्यता के नियम के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, भाज्यता के नियम के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसको कहते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। ये कितना व्यापक है आप जानते हैं इसका उपयोग, ट्रेलिंग विथ जीरो, ट्रेलिंग विथ जीरोस, अर्थात अंत से शून्यों की संख्या गिनना, अंत से शून्यों की संख्या को गिनना, गिनना। रिमाइंडर, रिमाइंडर, शेषफल, फैक्टर, गुणनखंड, नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी, काउंटिंग, काउंटिंग डिजिट्स एंड नंबर्स, अंक और संख्याओं को गिनना। फाइनली मिसलेनियस। ये हमारा इसका भाग रहेगा जो हम लोग को यहाँ पर आगे कवर करना है, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स हैं जो हम लोग को यहाँ पर कवर करना है, और अब इसी सीक्वेंस से, इसी रिदम से क्लासेस चलेंगी, कक्षाएं चलेंगी आपकी। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लें, और इन्हीं पॉइंट्स पर आप अगली एक्टिविटीज को हमारे साथ यहाँ पर प्रारंभ भी करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि हमसे कई लोग कहें कि आज शनिवार था, आज जो है कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। हमने कहा कक्षाएं हमने शुरू कर दिया है, अगर हम अपने सेंस से सोचें तो कल ही शुरू कर दिया था, लेकिन आज हम लोगों ने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट आपके सामने बना ही लिया है, एक अच्छा हमने तालमेल बना लिया है। हमने आपको अपनी प्लानिंग दे दी है, मतलब हमें जो शुरू करना है उसको भी हमने आपको बता दिया है। मंडे से फ्राइडे तक की जो एक्टिविटी होगी उसके अंतर्गत हमें किस प्रकार से गतिविधियों को बढ़ाना है, सैटरडे का क्या रोल रहेगा, ये आपको 2 दिन पहले से समझ में आना शुरू हो जाएगा, और वो सारी बातें जो कि आपके लिए उपयोगी होगी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको इसको बना लेना है, ये नोट्स एज इट इज मैं भेज दूंगा, नोट्स आप बनाते जाइएगा और सुनते जाइएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मानकर चलिएगा। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि हमारे अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, हमारे अंदर एफर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, और रियलिटी में हमें जैसे एक होता है ना कि हमारे अंदर एक गोल अचीव करने का जैसे प्लानिंग होनी चाहिए। हम लोग पहले तो कुछ चीजें निर्धारित कर लें, जैसे होता है कि एक प्लेयर है और उससे बोलिए कि कोई भी गेम है, उसको खेलता रहे, खेलता रहे, खेलता रहे, दिन भर खेलता रहे। उस खेलने से कोई विजय नहीं हासिल कर सकता जब तक कि उसे टारगेट नहीं मिलता है। टारगेट सेट करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन हम टारगेट सेट कर लेते हैं उस दिन हमारे अंदर अलग प्रकार का जोश जुनून होता है, और हमें पाने की अलग से प्रेरणा मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी असफलता का कारण अक्सर बन जाता है, यही बनता है कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमको ये पता रहता है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप दिमाग से जिस दिन ऑप्शन निकाल देते हैं कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही एक अंतिम समय है, यही हमारा लक्ष्य है, इसी को हमें प्राप्त करना है, इसके बाद हमारे जीवन में कुछ बचेगा नहीं, उसी दिन आपकी सफलता आपके सामने आगे बढ़ना शुरू कर देती है। मतलब आपको प्राप्त करने की जो आपकी कोशिश होती है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आप अपने अंदर एक जुनून पैदा करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए।